बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल, और आज हम हॉर्नबिल इंग्लिश बुक के लेसन नंबर 5 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बच्चों, स्क्रीन पर आपको लेसन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये लेसन नंबर 5 है, जिसका टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है। हम टाइटल रीड करते हैं और उसकी मीनिंग को भी साथ में समझते हैं। यहाँ पे टाइटल दिया गया है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, जिसका अर्थ होता है बीमार ग्रह। और यहाँ पे द ग्रीन मूवमेंट्स रोल का अर्थ होता है हरित आंदोलन की भूमिका, यानी कि ग्रीन मूवमेंट्स का रोल। और इस पूरी स्टोरी का जो टाइटल दिया हुआ है द एलिंग प्लैनेट्स द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, इसका पूरा अर्थ हुआ बीमार ग्रह हरित आंदोलन की भूमिका। और बच्चों, इस स्टोरी को तैयार किया है नानी पालकीवाला ने। तो इसके जो राइटर है वो है नानी पालकीवाला। तो बच्चों, चलिए अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हम इसका यहाँ पे जो इंट्रो बॉक्स दिया है हम इस पर चर्चा करते हैं। The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. यहाँ पे इसका अर्थ यहाँ पे बताया गया है। बच्चों बच्चों ये जो स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हैं वो वास्तविक में एक आर्टिकल है, एक लेख है। ये लेख प्रसिद्ध वकील के द्वारा लिखा गया था, जिनका नाम था नानी पालकीवाला। तो इनके द्वारा ये एक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था, और इसे इंडियन एक्सप्रेस के 24 नवंबर 1994 के अंक में प्रकाशित भी किया गया था। यानी कि इसको, जिसे नानी पालकीवाला ने, जो एक वकील है पेशे से, उन्होंने इस आर्टिकल को तैयार किया था और इसे पब्लिश्ड भी कराया था। पब्लिश्ड ये कब हुआ था? द इंडियन एक्सप्रेस में हुआ था, और वो भी कौन सी डेट को? 24 नवंबर को 1994 ईयर में, जिसे पब्लिश किया गया था। द इश्यूज दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ, और इस पर उन्होंने जिस मुद्दे की बात करी थी वो थी, उन्होंने धरती के घटते स्वास्थ्य के बारे में। डिक्लाइनिंग यानी घटते हुए, कम जो हो रहा हो, तो ऐसे घटते हुए हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के बारे में। और स्वास्थ्य किसका? हमारी धरती का। तो धरती के घटते हुए स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने काफ़ी चर्चाओं को इस लेख के माध्यम से आम जनता तक, लोगों के बीच में उठाया था, लोगों को अवगत कराया था। और ये जो उन्होंने उस समय जो चर्चाएं उठाई थी, जो पब्लिश भी कराया था उन्होंने 1994 में 24 नवंबर को, और वह आज भी उतनी ही सटीक है, आज भी उतने ही वह ताकत रखती है, उतने ही जितना उस समय रखती थी। कब? जब 1994 में, यानी कि काफी साल पहले। तो और वह ये जो मुद्दों को उन्होंने रखा था उस समय, जो आज भी उतने ही तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सटीक है, जो आज भी वैसे के वैसे ही परफेक्ट बैठते हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं कि इस आर्टिकल में उन्होंने ऐसी कौन कौन सी बातें रखी हुई थी। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. नानी पालकीवाला ने अपने इस लेख के माध्यम से आम जनता को बताना चाहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संसार का व्यक्ति उस मूवमेंट को, उस आंदोलन को स्मरण यानी कि याद नहीं कर सकता, जिसने संपूर्ण मानव जाति की कल्पना को जकड़ रखा है। यानी कि विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली, और जकड़ रखा है उसके साथ साथ इतनी तीव्रता से, जितना कि हरित आंदोलन जो 25 वर्ष पूर्व हुआ था उसके समान, जो हरित आंदोलन यानी कि जो ग्रीन मूवमेंट था, बिल्कुल उसी के समान, और जो स्टार्ट किया गया था लगभग कितने वर्ष पहले? 25 ईयर्स पहले। यानी कि 25 ईयर्स पहले, जैसे कि इन्होंने अभी जो लेख लिखा है अपना, जिस लेख को उन्होंने 24 नवंबर 1994 में पब्लिश कराया है, तो वह उस समय बता रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं? उस मूवमेंट की, उस ग्रीन मूवमेंट की, जो कितने वर्षों पूर्व हुआ था? 25 ईयर्स एगो, यानी कि इन 1972। तो फिर आगे देखते हैं बच्चों। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशंस वाइड ग्रीन पार्टी was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked
बैक, यानी कि यहाँ पे वो बताते हैं कि 1972 में जो विश्व की पहली राष्ट्रव्यापी हरित पार्टी, यानी कि पूरे विश्व की जो सबसे ज्यादा राष्ट्रव्यापी हरित पार्टी का गठन हुआ था, वो भी कहाँ पे हुआ था, न्यूजीलैंड में किया गया था। और तब से लेकर ये जो मूवमेंट रहा है, तब से लेके इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा, लुक्ड बैक, यानी कि पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा इस आंदोलन ने, इस हरित आंदोलन ने। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. यहाँ पे वे बताते हैं कि वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इरिवोकेबली का मतलब है कि हमने अपनी आशाओं को अटल रूप से मशीनी दृष्टिकोण यानी कि मैग्नेस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, यानी कि मशीनी दृष्टिकोण से हटाकर हमने जो है अपने दृष्टिकोण को एक समग्र और पर्यावरणीय यानी कि इकोलॉजिकल दृष्टिकोण में जो है बदल लिया है इस संसार के। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological। holistic यहाँ पे बताया गया है समग्र, और ecological यानी कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण। तो हमने अपने मशीनी दृष्टिकोण से इस दृष्टिकोण में जो है अपने आप को अटल रूप से अपनी आशाओं को जो है बदल लिया है। It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun। ये मानवीय अनुभूतियों से हटकर वैसी क्रांतिकारी है, यानी कि मानवीय अनुभूतियों से हटकर ये इस प्रकार की क्रांतिकारी है जो कॉपरनिक्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। कॉपरनिक्स के द्वारा क्या प्रस्तुत की गई थी, वह इस प्रकार से प्रस्तुत की गई थी जिसने मानव को 16वीं सदी में, 16वीं सदी यानी कि 16 सेंचुरी में सिखाया था कि धरती जो है यानी कि हमारा जो अर्थ है वो अन्य ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है, यानी कि जो हमारी 16वीं सदी में कॉपरनिक्स ने इस प्रकार के विचारों को रखा था और बताया था। क्या प्रस्तुत किया था उन्होंने कि ये प्रस्तुत करके बताया था कि और मानवों को बताया था 16वीं सदी में सिखाया कि धरती जो है अन्य ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर जो है क्या करती है, रिवॉल्व करती है, यानी कि उसकी परिक्रमा करती है। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts। हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, इसका अर्थ ही है कि मानव जाति के इतिहास में पहली बार एक विश्वव्यापी चेतना जागृत हुई, यानी कि वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस जो है वो एक विश्वव्यापी चेतना जागृत हो रही है कि धरती जो है स्वयं एक, यानी कि हमारे जो अर्थ है वो इटसेल्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक जीवित प्राणी है, और हम सभी जो है इस विशाल धरती के एक पार्ट हैं। इस एनॉर्मस के हम जो है सभी जो है एक इस विशाल धरती के एक हिस्से हैं, एक टुकड़े हैं, एक पार्ट्स हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, और इसकी जो अपनी आवश्यकताएं हैं और अपनी जितनी प्रकार से जो भी इसकी नीड्स हैं, जिसकी भी आवश्यकताएं हैं, और वह हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिनका हमें जो है पूरे समय एक रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान भी किया जाना चाहिए, और साथ में हमें उसका संरक्षण करना भी अति आवश्यक है, यानी कि उसे प्रिजर्व भी करना है, रिस्पेक्ट भी करना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी के लिए इसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, और अपनी आवश्यकताएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिनका हमें पूरी तरीके से सम्मान करना है, और सम्मान के साथ साथ हमें उसका संरक्षण भी करना है। The Earth's vital signs reveal a patience in declining health. We have begun to release our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations। यहाँ पे उन्होंने दुनिया को यानी कि हमारी धरती को एक महत्वपूर्ण चिन्ह यानी कि एक वाइटल साइन, हमारी जो धरती को एक रोगी कहने का मतलब है एक पेशेंट जिसका स्वास्थ्य जो है यानी कि जिसकी जो हेल्थ है वो पूरे समय जो है गिरती जा रही है के रूप में दर्शाते हैं, यानी कि एक ऐसे पेशेंट के रूप में धरती को दर्शाया गया है जिसका जो हेल्थ है वो डे बाय डे डाउन होता जा
जा रहा है, डे बाय डे जो है गिरता जा रहा है, ऐसे रूप में उन्होंने धरती को दर्शाया है। और हमने अपने नैतिकतापूर्ण कर्तव्यों को जानना शुरू किया, यानी कि वो बोलते हैं कि वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस, यानी कि जितने भी हमारे नैतिकतापूर्ण हमारे कर्तव्य थे उनको जानना हमने शुरू किया है कि हम इस ग्रह की अच्छे संरक्षणकर्ता और भावी पीढ़ियों के लिए जो पूर्वजों से प्राप्त धन है, यानी कि जो हमारी धरती है ये हमारे पूर्वजों से प्राप्त हमारे लिए एक प्रकार का धन है, जिसका हमें जो है पूरी तरीके से संरक्षण करना है, ताकि हमारी जो नेक्स्ट कमिंग जनरेशन्स हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो वही वह बताते हैं कि हमने अपने नैतिकतापूर्ण कर्तव्यों को जानना शुरू किया है, और जिससे हम इस ग्रह को अच्छे तरीके से इसकी जो है देखभाल कर सकें, इसका जो है संरक्षण कर सकें, और भावी पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण कर सकें। जो पूर्वजों से प्राप्त धन है, यानी कि पूर्वजों के द्वारा प्राप्त एक वेल्थ के समान है, एक धन के समान है, और इसके कर्तव्यनिष्ठ ट्रस्टी बने, यानी कि हमें जो है इसके एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज बनना है इसके लिए, अर्थात भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं के लिए जरूरी है प्राकृतिक संसाधनों से इसको वंचित ना कर दें, यानी कि जितने भी हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनसे जो है उन्हें वंचित ना किया जाए। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commissions on Environment and Development. ये जो अवधारणा थी सतत विकास की, यानी कि सतत विकास कहने का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास की अवधारणा को 1987 में पर्यावरण व विकास पर वर्ल्ड कमीशन ने लोकप्रिय बनाया था। यानी कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पर किसने इसको लोकप्रिय बनाया था? वर्ल्ड कमीशन ने इसको जो है पॉपुलराइज्ड किया था, यानी कि उसे जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बनाया था। In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उसे इस तरीके से डिफाइंड किया, इस तरीके से उसे डिफाइन यानी कि परिभाषित किया कि विकास जो कि आगे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं से बिना समझौता किए हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, यानी कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स सच दैट विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल world of resources future generations would need। के तहत उन्होंने ये भी बताया कि विकास जो कि आगे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं से बिना समझौता किए हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा। पूर्ति करने के साथ साथ जितनी भी हमारी भावी पीढ़ियों के प्राकृतिक संसाधन हैं उनसे उन्हें जो है वंचित किए बिना ही सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसे प्रिजर्व्ड करके भी रखेगा, ताकि जो भी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी आएगी और वह भी उसका जो है पूरी तरीके से उपभोग करेगी प्लस संरक्षण करेगी, फिर अपनी वह नेक्स्ट पीढ़ी के लिए भी। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a case where the notice reads the world's most dangerous animal. Inside the case there is no animal but a mirror where you see yourself. एक जू में जो कि लुसाका पे है, जाम्बिया के लुसाका पे है, वहां पर क्या लिखा हुआ है? एक पिंजरा है जहां पर एक सूचना लिखी गई है, यानी कि उस पिंजरे पर एक नोटिस लिखा गया है, उस पर एक सूचना लिखी है और उस सूचना में लिखा गया है कि दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, उस नोटिस पर लिखा गया है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। और ऐसे लिखने के तात्पर्य ये है कि पिंजरे के अंदर कोई भी जानवर तो नहीं है, परंतु वहां पर एक जो है मिरर लगाया गया है, एक वहां पर जो है दर्पण लगाया गया है जिसमें आप अपने आप को ही देखेंगे। अपने आप को देखने का कहने का मतलब है कि हम अगर अपने आप को अपनी छवि को उस मिरर में देख रहे हैं और उस पर लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी कि हम स्वयं जो है प्रकृति को या
उसके संसाधनों को जो है क्या कर रहे हैं, उसका ह्रास कर रहे हैं, उसका पूरी तरीके से उपयोग कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमल यानी कि जानवर जो है हम सैम हैं, और उसमें अंदर कोई भी नहीं है, परंतु नोटिस में ऐसा लिखा हुआ है, इनसाइड द केस देयर इज नो एनिमल, कोई उसमें जानवर नहीं है, परंतु मिरर है जिसमें है, जिस पर हम यदि अपनी नज़रों को डालते हैं तो हम सैम अपनी छवि ही उस पर पाते हैं। और उस पर ये इंडिकेशन भी होता है कि संसार के सबसे खतरनाक जो जानवर वो स्वयं इंसान ही है, क्योंकि वही उसको जो है नुकसान पहुंचा सकता है। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. विभिन्न देशों में कई एजेंसियों के प्रयासों को धन्यवाद, यानी कि जितनी भी एजेंसी जो इस पक्ष पर काम कर रही हैं उनके प्रयासों को धन्यवाद कि दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी के ऊपर एक नई जागृति उभरी है। यानी कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर यानी कि मोस्ट डेंजरस एनिमल जिसके ऊपर एक जागृति यानी कि एक अवेयरनेस जो है निकल कर आई है, एक अवेयरनेस जो है उभर कर आई है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on dominations to one based on partnership. उन्हें एक व्यवस्था जिसमें प्रभुत्व पर आधारित व्यवस्था को सहभागिता पर आधारित करने के महत्व को महसूस कर लिया है। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languished unnamed in ignominious darkness. वैज्ञानिकों ने 14 लाख जीवित प्रजातियों की एक सूची बनाई है जो मानव प्राणियों के साथ धरती को पूरी तरीके से उसको जो है शेयर करती है, पूरी तरीके से साझा करती है। यहाँ एक कभी से ही अनुसूचित प्रजातियों का सवाल रहा है, यानी कि अभी भी और पहले से ही जो है एक अनुसूचित प्रजातियों का सवाल है। इन अनुमानों में काफ़ी विभिन्नता भी है, यानी कि काफ़ी वेरिएशंस हैं, काफ़ी वराएं हैं, इनमें काफ़ी भिन्नताएं हैं। प्राणी शास्त्री गणना करते हैं कि लगभग 30 लाख से 1 करोड़ तक अन्य जीवित प्रजातियां हैं जो अभी भी हमदर्दी का इंतजार है, जिनका नामकरण नहीं हुआ है। यानी कि ऐसी कई स्पीशीज हैं जिन्हें अभी भी हमदर्दी का इंतजार है, यानी कि अभी भी उनका जो है कोई नामकरण नहीं है कि वो किस नाम से जानी जाए, किस प्रकार से उनका जो क्रियाएं हैं, क्या नामकरण किया जाए, ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है, जिनका कोई नामकरण नहीं हुआ है और वे शर्मनाक अंधेरे में है। शर्मनाक कहने का मतलब है जिन पर अभी भी कोई फोकस नहीं किया गया है, और वह जो है एक इग्नोमियस डार्कनेस यानी कि एक शर्मनाक अंधेरे में अभी भी हैं। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. शुरू में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय आयोग थे उन आयोगों में से एक आयोग जिसने अन्य मामलों के बीच पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी और दूसरा है पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंटल यानी कि इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के ऊपर जो है प्रश्न उठाया था। और जो प्रश्न उन्होंने उठाया था वह था ब्रांड कमीशन, जिसमें एक विशिष्ट प्रतिभा वाले भारतीय उसके सदस्य थे। विशिष्ट प्रतिभा वाले भारतीय उसके सदस्य थे और जो सदस्य थे उनका नाम था मिस्टर L.K. झा। The first Brandt report raised the questions: are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, improvised landscapes and ailing environment?
रिपोर्ट में एक प्रश्न उठाया गया था और जो क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया था फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट में जो भी क्वेश्चन उठाया गया था वह ये क्वेश्चन था कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए यानी कि जितने हमारे जो सक्सेसर्स हैं क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अभिशापित ग्रह कहने का मतलब है पूरी तरीके से जो प्रदूषित हो, जिसका जो है पूरी तरीके से खनन हो रहा हो, एक ऐसा ग्रह और जिसमें बढ़ते हुए रेगिस्तान हो, निर्धन भूक्षेत्र हो, बढ़ते हुए रेगिस्तान हो, निर्धन भूक्षेत्र हो और बीमार वातावरण कहने का मतलब है जो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में हो, ऐसा वातावरण हो, ऐसे हम अपने सक्सेसर्स के लिए क्या हम ऐसे ग्रह को छोड़ने जा रहे हैं? ये प्रश्न उठाया गया था उस रिपोर्ट के अंतर्गत। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, point out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands, and croplands, and they form the foundations of the global. Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands, and croplands, and they form the foundations of the global economic system. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी विचारशील पुस्तक जिसका नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, इसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि पृथ्वी की मुख्य जैविक प्रजातियां चार हैं और जिसमें से सबसे पहली है मछली पालन यानी कि फिशरीज, दूसरा है फॉरेस्ट यानी कि जंगल, तीसरा है ग्रासलैंड्स यानी कि चारे की भूमि और उसके बाद है फसल की भूमि यानी कि क्रॉपलैंड्स। और उन्होंने ये भी बताया था कि वे विश्व के आर्थिक प्रणाली की नींव बनाते हैं, यही जो है जो विश्व के आर्थिक प्रणाली की नींव को तैयार भी करते हैं। In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. हमारी भोजन की आपूर्ति के अतिरिक्त ये चार प्रणालियाँ व्यवहारिक रूप से उद्योगों के लिए खनिज पदार्थ और पेट्रोलियम से निकले कृत्रिम चीज़ों को छोड़कर सारा कच्चा माल जो है प्रदान करते हैं, यानी कि जितने भी सारे कच्चा माल है वो सारा जो है ये हमें प्रदान करते हैं। In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. विश्व के विशाल क्षेत्रों में इन प्रणालियों में मनुष्य का दावा एक असहनीय स्तर तक पहुंच रहा है, एक ऐसा बिंदु जहां उत्पादकता क्षीण हो जाती है। When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands, and croplands deteriorate. जब ऐसा बिंदु जहां उत्पादकता क्षीण हो जाती है तब वह होता है तो उससे मछली पालन जो है पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, जंगल जो है पूरी गायब हो जाते हैं, घास के मैदान जो है वो भी पूरी तरीके से उजाड़ और अनउपजाऊ हो जाते हैं, फसल की जमीन भी पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। In a protein-conscious and protein-hungry world, overfishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. प्रोटीन सचेत और प्रोटीन की भूखी इस दुनिया में मछलियों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, यानी कि मछलियों का अत्यधिक दोहन हो रहा है और उसके दोहन होने के साथ साथ गरीब देशों में स्थानीय जंगल भी जो हैं वो गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं खाना पकाने के लिए पेड़ को काटते जा रहे हैं और उसका प्रयोग अपने भोजन पकाने के लिए करते जा रहे हैं। In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evaluation, several species of life face extinctions as a result of its destruction.
वो पर जलाऊ लकड़ी यानी कि जो जलाने वाली जो लकड़ी होती है वो इतनी महंगी हो गई है कि जो बर्तन में जा रहा है अंदर जाने वाली वस्तु से ज़्यादा महंगा है। क्योंकि उष्णकटिबंधीय के जंगल डॉक्टर मेयर के शब्दों में विकास के पावर हाउस है, उनके विनाश के कारण कई प्रकार की प्रजातियों का अस्तित्व जो है खतरे में पड़ता जा रहा है और खतरे में पड़ चुका है। It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. ठीक ही कहा गया है कि जंगल मनुष्य के जीवन से पहले आए, रेगिस्तान उसके बाद में आए। दुनिया के उष्णकटिबंधीय जंगल की सबसे प्राचीन पैतृक संपत्ति अब प्रति वर्ष 40 से 50 एकड़ की दर से घटती जा रही है और जलाने के लिए गोबर का उपयोग मिट्टी को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक उर्वरक से वंचित कर रही है। World Bank estimates that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि सन 2000 में जलाऊ लकड़ी की मांग से मुकाबला करने के लिए वनों के रोपण को 5 गुना जो है बढ़ाना होगा, यानी कि 5 गुना जो है उसके रोपण को, वनों के रोपण को जो है बढ़ाना होगा। James Speth, the president of the World Resources Institute, said the other day, "We were saying that we are losing the forest at 1 acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second." James Speth, World Resources Institute के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि हम कह रहे थे कि हम 1 एकड़ प्रति सेकंड के हिसाब से जंगल खोते जा रहे हैं, किंतु यह 1.5 एकड़ प्रति सेकंड के हिसाब से है। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. संविधान का अनुच्छेद 48A यह प्रावधान करती है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा व सुधारने के लिए और देश के जंगलों और वन प्राणियों को रक्षा प्रदान करने के लिए भरसक जो है प्रयास करेगा, यानी कि भरपूर प्रयास करता रहेगा। But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. For instance, the Constitution says that the casteism, untouchability and bounded labor shall be abolished, but they flourished shamelessly even after 44 years of the operations of the Constitution. किंतु एक अंतहीन वेदना इस तथ्य को जानकर पैदा होती है कि भारत में कानून लागू करना व उसका सम्मान कभी भी नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि देखा जाए तो संविधान कहता है कि जातिवाद, छुआछूत और बंधक श्रमिक प्रथाएं खत्म कर दी जाएंगी, किंतु वे संविधान के लागू होने से 44 वर्षों के बाद भी शर्मनाक ढंग से फल फूल रही है और आज भी चलती जा रही है। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletions of India's forests over the last 4 decades. संसद की एस्टीमेट कमेटी की ताज़ा रिपोर्ट ने जंगलों की दुखद कमी करने को पिछले 4 दशकों से उजागर किया व विशेष रूप से संबोधित भी किया है। India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times of the rate of indicated by government statistics.
भारत विश्वसनीय डाटा के अनुसार प्रति वर्ष 30,70,000 एकड़ जंगल प्रति वर्ष से खोता जा रहा है। बड़े क्षेत्र जो है आधिकारिक रूप से वन भूमि है, जो वास्तव में वृक्ष रहित हैं। जंगलों की वास्तविक हानि या आकलन शासकीय सांख्यिकी से 8 गुना ज़्यादा है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of its 88 countries investigated. संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित 3 वर्ष के सैटेलाइट व हवाई फोटोग्राफी का अध्ययन यह चेतावनी देता है कि पर्यावरण इस कदर बिगड़ चुका है कि 88 देशों में अध्ययन के पश्चात की वह संकट की घड़ी में है, यानी कि पूरी तरीके से जो है बहुत ही खराब स्थिति में है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्व जनसंख्या की वृद्धि उन कई कारणों में से एक है जो मानव समाज को विकृत कर रही है। Took mankind more than a million years to reach the first billion. That was the world populations around the year 1800. By the year 1900, a second billion was added, and the 20th century has added another 3.7 billion. The present world population is estimated at 5.7 billion. Every 4 days, the world population increases by 1 million. मानव समाज को पहली बिलियन पहुंचने में 1 लाख से अधिक वर्ष लगे थे। यह विश्व जनसंख्या वर्ष 1800 के आसपास थी और 1900 तक दूसरा बिलियन जुड़ा और 20वीं सदी ने 3.7 बिलियन जोड़े और उसके बाद वर्तमान विश्व जनसंख्या जो है 5.7 बिलियन अनुमानित की गई है। हर चौथे दिन यानी कि एवरी 4 डेज में हर चौथे दिन जो है संख्या 10 लाख से जो है बढ़ जाती है। Fertility falls as incomes rise, education spreads and health improves. Thus, development is the best contraceptive, but development itself may not be possible if the present increases in numbers continues. संतानोत्पत्ति गिरती है जब आमदनी बढ़ती है, शिक्षा फैलती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। इस प्रकार विकास सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है, किंतु विकास संभव नहीं अब जनसंख्या जब वर्तमान शक्ति से बढ़ रही है। The rich get richer and the poor beget children, which condemns them to remain poor. More children does not mean more workers, merely more people without work. धनवान अधिक धनवान होते जा रहे हैं और गरीब बच्चे जो हैं बढ़ाते जाते हैं और यह उनकी गरीब बनाए रखता है। अधिक बच्चों का मतलब अधिक श्रमिक नहीं होता, केवल ज़्यादा व्यक्ति जो हैं बिना काम के होते हैं। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. The choice is really between control of populations and perpetuations of poverty. ये मतलब नहीं कि मनुष्यों को पशु समझा जाए और नस्बंदी जो है अनिवार्य हो, किंतु स्वैच्छिक परिवार नियोजन का कोई विकल्प नहीं है यदि इसमें थोड़ा बहुत ज्यादती भी हो। चुनाव वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी के स्थायीकरण के बीच में है। The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire populations of Africa and South America put together. No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry heartmates unless population control is given topmost priority.
आज भारत की जनसंख्या अनुमानतः 920 मिलियन है। यह जो संख्या पूरी अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या के योग से अधिक है। कोई भी व्यक्ति जो भारत की स्थितियों से वाकिफ है, उसे संदेह नहीं होगा कि लोगों की उम्मीद उनकी भूखी झोपड़ियों में मर जाएगी जब तक कि जनसंख्या नियंत्रण को सर्वाधिक महत्व नहीं दिया जाएगा। For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. मानव इतिहास में हम पहली बार एक सही चिन्हित देख रहे हैं और वह यह केवल लोगों के अस्तित्व नहीं बल्कि एक ग्रह के अस्तित्व के बारे में है। हमने अपने अस्तित्व के आधार का एक पवित्र दृष्टिकोण लेना शुरू किया है। The environmental problem does not necessarily signal our demise. It is our passport for the future. The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. पर्यावरण की समस्या हमारे अस्तित्व के मिट जाने का नहीं, हमारे भविष्य का पासपोर्ट है। उभरता हुआ विश्व परिदृश्य एक उत्तरदायित्व के युग में आया है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है, पारिस्थितिकी का दृष्टिकोण है, जो कि विश्व को एक जुड़े हुए संपूर्ण विश्व के रूप में देखता है, ना कि भागों के असंबद्ध जोड़ के रूप में। Industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility. What are transformations would be effected if more businessmen shared view of chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. उद्योग इस उत्तरदायित्व के युग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ अदा करेगा। एक कितना कायाकल्प उभरेगा जब वे चेयरमैन ड्यू पोंट के मिस्टर एडगर एस वुडलैंड, जिन्होंने अपने आप को मुख्य पर्यावरण अधिकारी 5 वर्ष पूर्व घोषित किया था, उन्होंने कहा, हमारे एक अग्रणी उत्पादक के रूप में हमारा अस्तित्व यह मांग करता है कि हम पर्यावरण के प्रदर्शन में उत्कृष्ट रहें, यानी कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल जो है एक्सीलेंट होना चाहिए। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English users as her felicitous word, no generations has a freehold on this earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease. In the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. अंत में उन्होंने बताया, अपने प्रधानमंत्री तत्व के दौरान मार्गरेट थैचर ने जितने जो है वाक्य दिए हैं, जितनी भी बातें उन्होंने बताई हैं, उनमें से कोई भी जो व्यक्तित्व अंग्रेजी के वर्तमान उपयोग में लागू नहीं हुआ है, जैसे कि इन आनंदमयी शब्दों में है, कोई भी पीढ़ी धरती पर पूर्ण अधिकार युक्त नहीं रही है। हम सब एक जीवन भर के लिए जो है एक पूरे तरीके से हम जो है इसके किराएदार हैं, साथ में पूर्ण मरम्मत के पट्टे के साथ भी है। और मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, हमने इस धरती को हमारे पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में नहीं पाया है, बल्कि इसे हमने अपने बच्चों से उधार लिया है।
बच्चों यही पूरा लेख था जो नानी पालकीवाला ने हमें जो है अपने लेख के माध्यम से हमें आम जनता तक इस बात को रखा है और ये भी बताया है कि किस प्रकार से हम जो हैं अपने उस ग्रह पर जिस पर हम रह रहे हैं उस पर हम किस प्रकार से उसका जो है ह्रास कर रहे हैं और उसके लिए हमें जो है उसकी संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना है। और उन्होंने अपने लेख में अंत में हमें ये भी बताया है कि हमने इस धरती को हमारे पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में नहीं पाया है, बल्कि इसे हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। तो ये हम सभी का दायित्व बनता है कि हम अपने जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं हम उसका संरक्षण करें, ताकि हमारी जो है आने वाली जो पीढ़ी है वह भी उसे देखे, वह भी उसका जो है पूरी तरीके से उसकी सुरक्षा का ध्यान रख सके। जब हम रखेंगे तब हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका रखेगी, क्योंकि वह भी उसे ही फॉलो करेगी। तो बच्चों ये सारी बातें उन्होंने जो धरती के ह्रास के ऊपर बताई गई थी वो सारी बातों को इस लेख के माध्यम से नानी पालकीवाला ने इस लेख में हमें बताया। बच्चों अब हम देख लेते हैं जितने भी कठिन शब्द हमने इस लेख के अंतर्गत पाए हैं, जिसका अभी हमने अध्ययन किया है। अब हम उसके सारे जितने भी कठिन शब्द हैं अब हम उनको जान लेते हैं और साथ साथ उसके अर्थों पर भी ध्यान देते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है होलिस्टिक, जिसका अर्थ है समग्र, इकोलॉजिकल, परिस्थितिकी संबंधी, परसेप्शंस यानी अनुभूतिपूर्ण, मेटाबॉलिक, उपापचय, एथिकल नैतिक, स्टीवर्ड प्रबंधक, सस्टेनेबल यानी कि सतत, लैंग्वेज्ड का मतलब होता है दुर्बल, इरॉड नष्ट करना, डिप्लीट यानी अपव्यय करना, कोअर्जन यानी होता है दबाव। उसके बाद आगे है अशर्ट का मतलब शुरुआत, फेलिसिटियस का अर्थ होता है समृद्ध, इग्नोमियस घृणित, इरिवोकेबल का अर्थ होता है अपरिवर्तनीय रूप से यानी कि अपरिवर्तनीय रूप से, मूवमेंट आंदोलन, कॉन्शियसनेस चेतना, वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्वव्यापी, जनरेशंस का अर्थ होता है पीढ़ियाँ और रिसोर्सेस का अर्थ होता है संसाधनों, कमीशंस आयोगों, बायोलॉजिकल जैविक, एंड पैट्रिमोनी यानी कि पैतृक, ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय, फर्टिलाइजर उर्वरक, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, कास्टिज्म यानी कि जातिवाद, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, पॉवर्टी यानी कि गरीबी और परपेचुएशन का अर्थ होता है स्थायीकरण, परपेचुएशन स्थायीकरण। तो ये सारे इसके सारे बच्चों कठिन शब्द थे जो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ताकि जब भी आप इस पाठ का अध्ययन करें तो आपको सारे कठिन शब्द आपको साथ में मिल जाए और आप उनसे समझकर अपने पाठ को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जब हम सारे प्रश्न उत्तरों पर भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।